नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में ओमिक्रॉन के अब तक 358 मामले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार की शाम की उच्च स्तरीय बैठक। अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से की मुलाकात। बैठक के दौरान आयोग को मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर हुई चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम विधानसभा के डिजिटल टीवी का किया शुभारंभ और राज्य के विधायकों को किया संबोधित। श्री बिरला ने श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन की मौजूदगी में प्रतिदिन अचीवर्स अवार्ड समारोह की अध्यक्षता की। देश भर में अब तक ओमिक्रॉन के 358 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 88 मामले सामने आए। इसके बाद दिल्ली में 67 और तेलंगाना में 38 मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 114 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार की शाम उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने, दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर तथा टीकाकरण की स्थिति का जायजा लिया। श्री मोदी ने केंद्रों को राज्यों के साथ बेहतर समन्वय के साथ काम करने और लोगों से नए वेरिएंट से सावधान रहते हुए कोविड उचित व्यवहार का पालन करने को कहा। प्रधानमंत्री ने राज्यों से ऑक्सीजन आपूर्ति संयंत्र लगवाने तथा उनका पूरी तरह से काम करना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने राज्यों के साथ नियमित आधार पर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करने तथा टेलीमेडिसिन और परामर्श के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों के प्रभावी उपयोग का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार कम टीकाकरण, बढ़ते संक्रमण और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा वाले राज्यों की मदद के लिए टीम भेजेगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 140 करोड़ 31 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 6,650 नए मामले दर्ज किए गए और 7,051 रोगी स्वस्थ हुए। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड के 4 नए मामले सामने आए और 7 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 18 रह गई है। इधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य के कोविड की स्थिति की समीक्षा की और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अलर्ट रहने को कहा। उन्होंने लोगों से कोविड उचित व्यवहार का पालन करने और जल्द से जल्द टीका लगवाने का आग्रह किया। उधर केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण की दर बढ़ाने और संक्रमण रोकने के उपाय सख्ती से लागू करने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक में कहा है कि सभी जिलों में डेल्टा और ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या, संक्रमण प्रसार की दर, नए संक्रमण ग्रस्त इलाकों की पहचान और संक्रमण को रोकने के लिए उपायों पर पैनी नज़र रखनी ज़रूरत है। उन्होंने राज्यों को सलाह दी है कि वे रात को कर्फ्यू लगाएं और खास तैयारियों और त्योहारों को देखते हुए भी भीड़ इकट्ठा होने से रोकने के उपाय सुनिश्चित करें। अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों ने राज्य सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। बैठक के दौरान आयोग को मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है और लोगों को विभिन्न योजनाओं और विषयों के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने कहा है कि राज्य सूचना आयोग जनता की सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई विभिन्न जानकारियों को समय पर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज असम विधानसभा के डिजिटल टीवी का शुभारंभ किया और राज्य के विधायकों को संबोधित किया। एक दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष का असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, विधानसभा के अध्यक्ष
विश्वजीत दैमारी, असम विधानसभा के विपक्ष के नेता देबव्रत सौकिया के साथ साथ राज्य सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने स्वागत किया। श्री बिरला ने श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मैन की मौजूदगी में प्रतिदिन अचीवर्स अवार्ड समारोह की अध्यक्षता की। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल के अध्यक्ष ब्याबंग ताज और अन्य सदस्यों ने आज राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बैठक की। बैठक के दौरान राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल से राज्य के युवाओं की खेल प्रतिभा की समय पर पहचान और विभिन्न खेल योजनाओं के तहत खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण के साथ प्रोत्साहन देने को कहा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अंजाव जिले के नगरीय और सुदूर ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी की प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया। गुरुवार को अंजाव जिले के हवाई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, संगठनों और ग्रामीणों की मोबाइल कनेक्टिविटी की मांग पर कहा कि राज्य सरकार विकास के नजरिए से सीमावर्ती और सुदूर इलाकों में रोड सहित सभी बुनियादी परियोजनाओं को पारदर्शिता के साथ पूरा करेगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी किए गए 980 4G मोबाइल टावर में से अंजाव जिले में पर्याप्त संख्या में टावर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि एयरटेल और अन्य मोबाइल कंपनियां भी राज्य में 4G टावर के विस्तार पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत आदर्श गांव विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अंजाव जिले के नवोदय विद्यालय का भी निरीक्षण किया। विधायक निन्नोंग इरिंग ने रुक्सिन को टाउन का दर्जा दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के कारण ही राज्य के सभी इलाकों में विकास हो रहा है। निन्नोंग इरिंग ने कहा है कि शहरी विकास विभाग के अधिकारियों से रुक्सिन टाउन विकास की योजना को मानदंडों के अनुसार समय पर पूरा करने को कहा है। हमारे यहाँ शहरी विकास मंत्रालय के तरफ से यहाँ इसको एक शहरी टाउन रुक्सिन को घोषित किया गया है। तो इसका ये नहीं है कि आज से काम शुरू हो जाएगा, समय लगेगा। तो लेकिन मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ आप सबका, मीडिया लोग को भी, कि जिस प्रकार से आप सबका कारण से हमारा इसको एक शहर डिक्लेयर किया गया है, घोषित किया गया है। रुक्सिन टाउन जो है एक बहुत सुंदर टाउन है। इट इज़ जस्ट आसाम के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कहते द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो इसको हम लोग ऐसा बनाएंगे, इतना सुंदर करेंगे, इसका इतना हम लोग विकास करेंगे कि भविष्य में भी लोग कहेंगे कि हाँ, रुक्सिन एक बहुत अच्छा और सुंदर शहर है या एक सुंदर टाउन है। राज्य भर में क्रिसमस का उल्लास देखा जा रहा है। गिरजाघरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है और क्रिसमस प्रेयर की तैयारियां की गई है। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश के लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य में सुख, शांति और आपसी भाईचारे की कामना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक निन्नोंग इरिंग और ईटानगर के एक चर्च के सदस्य नीलम राजा ने लोगों को क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा है कि यह त्यौहार प्रेम और दया का संदेश देता है। अरुणाचल के और सारा भारत और पूरा विश्व को हम मुबारक देना चाहते हैं इस बड़ा दिन का। 25 जो दिसंबर है, ये हमारा प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन होता है। उसको मानते हैं, पूरा दुनिया में मानते हैं इसको। तो सबको हम शुभकामनाएं, बधाई देना। हमारा अरुणाचल में जब क्रिसमस आ जाता है तो हम लोग बहुत एडवांस में ही हम लोग प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। तो हम लोगों का यहाँ में भी ईटानगर में भी हम लोग का चर्च में हम लोग 1-2 तारीख से ही हम लोग फर्स्ट वीक से ही हम लोग शुरू कर देता है। तो
हम लोग क्रिसमस जो है क्यों सेलिब्रेट करता है बोलने से ये हमारा जो हम लोग विश्वास करता है यीशु मसीह को, जो हम लोग विश्वास करता है कि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा जिंदा परमेश्वर है बोल के विश्वास करता है, तो इसको हम लोग जन्मदिन का हिसाब से हम लोग सेलिब्रेट करता है। और जन्मदिन बोलने से यीशु मसीह जो है प्रैक्टिकली वो अभी दोबारा जन्म नहीं हो सकता है, बट हम लोग एक विश्वास करता है कि स्पिरिचुअली जो भी क्रिश्चियंस है या जो भी उसको विश्वास करता है तो वो जो है हमेशा अपने आप को रिन्यू करना है। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने कहा है कि पैकेज बी के अंतर्गत पापूनाला से निर्जुली तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 415 के विकास का कार्य त्वरित गति से पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि परियोजना क्षेत्र में पड़ने वाले इलेक्ट्रिकल पोल्स और जल आपूर्ति पाइपलाइन को हटाने का कार्य प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है ताकि निर्बाध तरीके से निर्माण कार्य हो सके। जॉइंट इंस्पेक्शन, हाईवे का टीम, उसका बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका टीम, उसका बाद में PHE, देन पावर और हमारा यहाँ से DC ऑफिस से लैंड डिपार्टमेंट, ये 5 टीम जो है वो लोग। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 12वीं बटालियन खेलकूद प्रतियोगिता के साथ ही लोगों को स्वस्थ रहने के लिए नियमित योग करने के बारे में जागरूक कर रही है। बल के कमांडेंट राजेश ठाकुर ने बताया है कि NDRF अधिकारियों और जवानों को फिट रखने के लिए भी समय समय पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। लगातार कोशिश करते हुए और इस बीच थर्ड गोले में काफी जोश के साथ दर्शकों का हौसला यहाँ पे बढ़ाते हुए और मैच रखने का इशारा। हमारे देश को 75 साल अपने आज़ादी के हो गए हैं, तो उसको हम पूरा देश हमारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। इसमें बहुत सारे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो जो ये हमारी 12 बटालियन है और पूरे देश भर में NDRF की जितनी भी यूनिट्स हैं वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव पर विभिन्न किस्म के कार्यक्रम आयोजित करा रहे हैं। हमने इससे पहले एक साइकिलिंग का भी 75 किलोमीटर्स का कराया था, मतलब 75 साल के उपलक्ष्य में 75 किलोमीटर साइकिलिंग की थी, जिसमें मैं खुद भाग लिया था। उसके अलावा सफाई अभियान, ऐसे अनेकों हम लोग अभियान कर रहे हैं। तो इस बार हम लोग जो है ये वॉलीबॉल का हम टूर्नामेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारे 7 टीमें हैं, हमारे जवान और एसओज मिल के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे 4 स्टेट्स हैं जहाँ पर डिप्लॉयमेंट है उनके जो लड़के हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हलोंगी की हमारी 2 टीमें आई हुई है, हलोंगी में हमारी 2 कंपनियाँ हैं, फिर लेकी में एक टीम है, वहाँ की टीम आई हुई है, फिर दोईमुख से भी हमारी 3 टीमें हैं। तो उसमें लेकिन लड़के सारे पूरे ऑल ओवर मणिपुर, नागालैंड, अपर असम और अरुणाचल के जो 4 स्टेट्स हैं इनके लड़के सारे खेल रहे हैं। तो इसका हमारा मकसद ये है कि भी ना सिर्फ हम अपने देश की आज़ादी के 75 साल को मतलब इसको मनाएं, बल्कि एक रोल मॉडल की तरह के सोसाइटी पे कि भी हमारा फ्यूचर हम लोग जो देख रहे हैं कि भी इंडिया को पावर हाउस बनाना है स्पोर्ट्स का, ओलंपियन स्पिरिट के हिसाब से। तो अगर हम लोग खेलेंगे, हमारे लड़के खेलेंगे, दुनिया देखेगी, आसपास के लोग भी, इसमें आप लोग भी मीडिया में आपका सहयोग है और फेसबुक और यूट्यूब में भी लाइव चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के और लड़कियां स्पोर्ट्स की तरफ और फिजिकल फिटनेस की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारा यही है मकसद। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी पांडुरंग सदाशिव सानी के बारे में। चौबीस दिसंबर पांडुरंग सदाशिव साने की जयंती है, जिन्हें उनके अनुयायी साने गुरुजी कहते हैं। पांडुरंग साने एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 1899 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। साने ने संभावित रूप से आकर्षक करियर त्याग कर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ाया।
उन्होंने विद्यार्थी नाम की एक पत्रिका प्रकाशित की। 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा के आह्वान से प्रेरित होकर साने ने अपना शिक्षण व्यवसाय छोड़ दिया और अपना जीवन स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित करने का फैसला किया। वो कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के संगठन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। 1930 से 1947 के दौरान साने ने अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। वे 6 साल और 7 महीने के लिए धुले, तिरुचिरापल्ली, नासिक, यरवड़ा और जलगांव की जेलों में रहे। महात्मा गांधी की हत्या से पांडुरंग साने अत्यंत दुखी हुए। गांधी जी की हत्या का समाचार सुनकर साने 21 दिन के अनशन पर बैठ गए। राष्ट्र की परिस्थितियों से असंतुष्ट होकर उन्होंने 11 जून 1950 को अपना जीवन समाप्त कर दिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।